दशकों से गिलगो बीच सीरियल हत्याओं ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में रहने वालों को डराया है। ये घटनाएं 1993-2011 के बीच हुई थी। 11 महिलाओं की हत्याओं ने समुदाय को झकझोर दिया, जांचकर्ताओं को चौंकाया और अपराध शौकीनों को आकर्षित किया। समय बीतने के साथ लगने लगा कि यह मामला कभी नहीं सुलझेगा, लेकिन फिर 2023 में अधिकारियों ने घोषणा की कि एक संदिग्ध सामने आया है और उस पर 7 पीड़ितों की हत्या का आरोप लगाया गया है। परिवार के अनुसार वह रेक्स होयरमैन एक साधारण आदमी है। 2 बच्चों के विवाहित पिता, उन्होंने अपना पूरा जीवन लॉन्ग आइलैंड में बिताया है और एक वास्तुकार के रूप में अपनी आजीविका चलाई है। आज भी उनके परिवार को शक है कि अधिकारियों ने सही व्यक्ति को पकड़ा है या नहीं। वे ये समझ ही नहीं सकते कि शांत और पेशेवर होयरमैन पिछले 3 दशकों से एक अंधेरी दोहरी जिंदगी कैसे जी रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम रेक्स होयरमैन के गिलगो बीच हत्याकांड की जांच करेंगे। गिलगो बीच सीरियल हत्याओं में पहली शिकार 28 वर्षीय सैंड्रा कोस्टिला थी, जो न्यूयॉर्क सिटी की रहने वाली थी। सैंड्रा को आखिरी बार नवंबर 1993 में देखा गया था और उनकी मृत्यु अनुमानित तौर पर 19 या 20 नवंबर को हुई थी। उनका शव गायब होने के कुछ समय बाद शिकारियों को नॉर्थ सी लॉन्ग आइलैंड के जंगल में मिला, जो गिलगो बीच से 60 मील दूर है। 3 साल बाद अप्रैल 1996 में एक राहगीर को फायर आइलैंड के ब्लू पॉइंट बीच पर डेविस पार्क के पास लॉन्ग आइलैंड के तट से दूर एक युवा महिला की टांगें मिलीं। अवशेष प्लास्टिक में लिपटे थे और जांचकर्ताओं के मुताबिक टांगों पर कई अहम निशान थे। दाहिनी निचली टांग के बाहरी मध्य हिस्से पर 35 इंच और मध्य से नीचे 1 इंच का सीधा निशान था। दाहिने टखने के अंदर आधा इंच और बाएं टखने के अंदर 2 इंच का ऑपरेशन वर्क की टांकों का निशान था। इस पीड़िता के और कोई अवशेष 12 अप्रैल 2011 तक नहीं मिले, जो ठीक 15 साल पूरे होने से सिर्फ 8 दिन पहले था, जब उसकी खोपड़ी ओशन पार्कवे के पास टोबे बीच के पश्चिम में नासाउ काउंटी, न्यूयॉर्क में मिली थी। खोपड़ी पर विशेष पहचान नहीं थी। जांचकर्ताओं ने पीड़िता की उम्र 18-50 साल बताई। अवशेषों के साथ कोई गहना या कपड़ा नहीं मिला। इस पीड़िता को वर्षों तक फायर आइलैंड जेन डो या जेन डो नंबर 7 कहा जाता था। अगस्त 2023 तक उसकी पहचान नहीं हुई थी। बाद में घोषणा हुई कि वह 34 साल की थी। करेन वेगाटा, जो 1996 में लापता हुई। लापता होने पर वह मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के हेल्स किचन में सेक्स वर्कर थीं और परिवार ने उनसे आखिरी बार वैलेंटाइन डे पर बात की थी। उनकी गुमशुदगी की कभी रिपोर्ट नहीं की गई थी। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि उनकी हत्या मूल रूप से लॉन्ग आइलैंड में की गई थी, लेकिन उनके पैरों को पानी में फेंकने के बाद वे फायर आइलैंड तक पहुंच गए थे। 28 जून 1997 को न्यूयॉर्क के लेकव्यू के हैम्पस्टेड लेक स्टेट पार्क के जंगल में एक व्यक्ति को गिलगो बीच किलर की तीसरी पीड़िता मिली, जब वह अपनी बेटी के साथ टहल रहा था। चौंकाने वाली बात थी कि शव टुकड़ों में मिला। आज तक पीड़िता के पैर, हाथ और सिर कभी नहीं मिले हैं। उसे रबरमेड कंटेनर में रखा गया था। साथ में लाल तौलिया और फूलों वाला तकिए का कवर भी था। महिला के टैटू के कारण उसे पीच डो कहा जाने लगा। पहचान में मदद के लिए जांचकर्ताओं ने टैटू डिजाइन की फोटो लेकर उसे देश भर की टैटू मैगजीन में छपवाया, ताकि कोई उस कलाकार को पहचान सके।
कुछ समय बाद कनेक्टिकट के टैटू कलाकार स्टीव कलन ने अधिकारियों से संपर्क किया क्योंकि वे उस डिजाइन को अपना मानते थे। उन्होंने बताया कि जिसे उन्होंने यह टैटू बनाया था वह एक युवा अश्वेत महिला थी जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल थी। वह 2 अन्य महिलाओं के साथ आई थी जिनमें से एक उसकी चाची थी और दूसरी उसकी चचेरी बहन थी। उन्होंने बताया कि सेशन में लड़की ने कहा था कि वह ब्रॉन्क्स या लॉन्ग आइलैंड से है और कनेक्टिकट अपने बॉयफ्रेंड से समस्याओं के कारण आई है। उस समय अनुमान था कि पीचेस के पैरों और बाजुओं पर पहचान वाले टैटू थे, इसलिए कातिल ने उसका अंग भंग किया। कई सालों तक इस मामले में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन 2016 में अधिकारियों ने घोषणा की कि 2011 में जोन्स बीच स्टेट पार्क से बरामद किए गए और कंकाल के अवशेष पीचेस के ही थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 2011 में ओशन पार्कवे पर एक बच्चे का शव मिला था। डीएनए से साबित हुआ वह बच्चा पीचेस का ही था। जांचकर्ताओं ने कहा कि अवशेष मिलने से लगता है कि पीचेस और उसका बच्चा गिलगो बीच किलर के शिकार थे। आखिर अप्रैल 2025 में नासौ काउंटी पुलिस ने बताया कि पीचेस का असली नाम टान्या डेनिस जैक्सन है, जिससे बड़ी सफलता मिली। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1970 को अल्बामा में हुआ था और 1993-1995 में वे थोड़े समय अमेरिकी सेना में रहे। उनकी बेटी का नाम तातियाना मैरी डाइक्स था। उनका जन्म 17 मार्च 1995 को हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु के समय उनकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। अपनी मृत्यु के समय तान्या और तातियाना ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी में रह रही थीं और तान्या शायद किसी डॉक्टर के ऑफिस में काम कर रही थीं। इन दोनों की कभी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि तान्या अपने परिवार से अलग हो गई थी। तातियाना के पिता की पहचान हो गई है और वे जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों की हत्याएं गिलगो बीच हत्याकांड से असंबंधित हो सकती हैं, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा नहीं गया है। साल 2000 में तान्या जैक्सन का धड़ मिलने के सिर्फ 3 साल बाद 19 नवंबर को न्यूयॉर्क के मैनरविल के एक जंगल में कचरे के थैलों में लिपटा एक और महिला का धड़ मिला। यह जगह गिलगो बीच से 45 मील दूर है। कई पीड़िताओं की तरह इस धड़ की पहचान भी दशकों तक नहीं हुई। इसे मैनरविल जेन डो या जेन डो नंबर 6 भी कहा गया। उसका धड़ मिलने के 11 साल बाद उसका सिर, दायां पैर और उसके हाथ मिले, लेकिन जांचकर्ताओं को उसकी पहचान वैलेरी मैक के रूप में करने में 9 साल लगे। गुमशुदगी के वक्त वैलेरी फिलाडेल्फिया में अपने बच्चे संग सेक्स वर्कर थी। परिवार ने उसे 2000 की वसंत या गर्मियों में पोर्ट रिपब्लिक, न्यू जर्सी में आखिरी बार देखा, लेकिन उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं हुई थी। गिलगो बीच किलर की 5वीं पीड़िता 26 जुलाई 2003 को मिली थी, जब एक और युवा महिला का धड़ फिर से मैनाविल, न्यूयॉर्क में पाया गया। एक कुत्ता घुमाने वाले ने सड़क के अंत में लकड़ी के कबाड़ और प्लास्टिक शीट पर अवशेष देखे। महिला के धड़ पर एक पंख वाला टैटू था, जिसे कातिल ने पहचान छुपाने के लिए विकृत किया था। टैटू साफ दिखने के कारण अधिकारियों ने उसकी फोटो ली और फैलाया, जिससे महिला की पहचान हो गई। वह 20 वर्षीय जेसिका टेलर थीं, जिन्हें आखिरी बार 18 से 22 जुलाई के बीच पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल पर देखा गया था। डीएनए से पुष्टि हुई कि शव जेसिका का था। जेसिका के गुमशुदा होने पर वे मैनहट्टन में सेक्स वर्कर थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उस टैटू में मूल रूप से एक पंखों वाला दिल बना था, जिसके अंदर रेमी का एंजल लिखा हुआ था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि रेमी जेसिका को जानता था। बाद की रिपोर्टों में आरोप लगा कि यह ब्रांडिंग थी और रेमी उसका दलाल था। 25 साल की मॉरिन ब्रेनार्ड बार्न्स को आखिरी बार 9 जुलाई 2007 को देखा गया था। कई पीड़ितों की तरह मॉरिन भी एक सेक्स वर्कर थी। गुमशुदगी से पहले मॉरिन ने दोस्त को बताया था कि वह आउट कॉल या मैनहट्टन के मोटेल में क्लाइंट से मिलने जा रही है। मॉरिन फिर कभी घर नहीं लौटी और उसकी दोस्त ने 1 हफ्ते बाद उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट की, जब उसे अब भी कोई खबर नहीं मिली। कॉस्मोपॉलिटन के अनुसार
मॉरिन पिछले कुछ वर्षों से सेक्स इंडस्ट्री में आना जाना कर रही थी। उसकी एक दिन की नौकरी टेलीमार्केटर के रूप में थी, लेकिन वह अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिसमें उसका मॉर्गेज भी शामिल था। इसी वजह से वह हाल ही में फिर से सेक्स वर्क में लौटी थी, क्योंकि उसे कोई और नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सेवाओं के विज्ञापन के लिए क्रेग्सलिस्ट का उपयोग किया था और गुमशुदगी के समय उसे घर से निकालने की धमकी मिली थी। मॉरिन के गायब होने के कुछ समय बाद सारा कार्न्स को एक ब्लॉक नंबर से कॉल आई। फोन उठाने पर उसे एक ऐसे आदमी की आवाज सुनाई दी जिसे वह पहचानती नहीं थी, जिसने उसे बताया कि उसने मॉरिन को देखा है क्वीन में वेश्यालय में काम कर रही 2 बच्चों की मां। लेकिन उसने वेश्यालय का पता नहीं बताया और सारा को अपनी पहचान भी नहीं बताई। जब सारा ने जोर दिया कि वह किसी पहचान योग्य नंबर से कॉल करे ताकि पुलिस उसकी जानकारी पर कार्रवाई कर सके, तो उसने कहा कि वह ऐसा करेगा और उसे पता भी देगा, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। मॉरिन के अवशेष दिसंबर 2010 में 3 साल बाद मिले। उसे 3 चमड़े की बेल्टों से बांधा गया था, जिनमें एक से उसके पैर और टखने एक साथ बंधे थे। मेलिसा बार्थेलेमी एरी काउंटी, न्यूयॉर्क की 24 वर्षीय 12 जुलाई 2009 को गायब हुई थी। अपनी गुमशुदगी के समय वह ब्रॉन्क्स में रहने वाली एक सेक्स वर्कर थी। मॉरिन की तरह वह भी अपनी सेवाओं का विज्ञापन करने के लिए क्रेग्सलिस्ट का इस्तेमाल करती थी, जहां वह एलियास क्लोई नाम का इस्तेमाल करती थी। जिस रात वह गायब हुई, उस रात यह पता चला था कि उन्होंने एक क्लाइंट से मुलाकात की थी, अपने बैंक खाते में अमेरिकी डॉलर 900 जमा किए थे और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश की थी। हालांकि वह उनसे संपर्क नहीं कर पाई। 6 दिन बाद उनकी मां ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब उन्हें अपनी बेटी से कोई खबर नहीं मिली, तो वह चिंतित हो गईं। मेलिसा की गुमशुदगी के 1 हफ्ते बाद उनकी 15 वर्षीय बहन अमांडा को उनके मोबाइल से कॉल्स आने लगीं। वो डरावनी कॉल्स हमेशा किसी अनजान आदमी की तरफ से ताने होते थे। 5 हफ्ते तक मेलिसा के परिवार को परेशान किया गया। उस आदमी ने 24 साल की मेलिसा को वेश्या कहा। 26 अगस्त को उसने अमांडा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे फिर कभी देख पाओगी? उसने फिर जोड़ा, तुम नहीं देख पाओगी, मैंने उसे मार डाला है। इसके बाद उसने फोन काट दिया। वह उस युवती से अपने यौन संबंधों का खुलकर जिक्र करता था और एक बार बोला, मैं तुम्हारी बहन को सड़ते देख रहा हूं। मेलिसा की मां लिने ने बाद में उस कॉलर का वर्णन इस प्रकार किया। उसकी आवाज नरम थी और बोलने का तरीका बहुत नियंत्रित और सहज था, जिससे उसके भयानक संदेश और भी ज्यादा विनाशकारी लगते थे। उसने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और पहली बार उसने हत्यारे की आवाज सुनी। पुलिस ने कुछ कॉल ट्रेस कर मेलिसा का मोबाइल फोन मैडिसन स्क्वायर गार्डन, मिडटाउन मैनहट्टन और मासापेकुआ, नासौ काउंटी, लॉन्ग आइलैंड में पाया, लेकिन वे कभी भी यह पता नहीं लगा सके कि कॉल करने वाला कौन था। लिन बाद में मीडिया को बताएंगी कि मेलिसा के गायब होने पर उसके फोन रिकॉर्ड्स में मैनाविल से कई कॉल्स थीं, खासकर वह इलाका जहां कई और पीड़ितों के शव मिले थे। 6 जून 2010 को 22 वर्षीय मेघन वाटरमैन न्यूयॉर्क से लापता हो गई। वह हॉपॉक के एक मोटल में थीं, जो गिलगो बीच से करीब 15 मील उत्तर पूर्व में है। उस वक्त मेघन भी सेक्स वर्कर थीं, जो ग्राहकों के लिए क्रेग्सलिस्ट पर अपॉइंटमेंट और विज्ञापन करती थीं, लेकिन खुद के लिए नहीं। अधिकारियों ने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड को 2012 में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह उसकी गुमशुदगी में संदिग्ध नहीं था। 5 जून को मेघन ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह बाहर जा रही है और बाद में उसे कॉल करेगी। बाकी पीड़ितों की तरह उसके बारे में भी फिर कुछ नहीं सुना गया। 8 जून को, सिर्फ 2 दिन बाद, जब मेघन ने अपनी 3 साल की बेटी से संपर्क नहीं किया, जिसे उसने अपने परिवार की देखभाल में छोड़ा था, तो उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 सितंबर 2010 को 27 वर्षीय एम्बरलिन कॉस्टेलो कुछ महीनों बाद गायब हो गई। उस समय वह वेस्ट बेबीलोन, न्यूयॉर्क में थी और एक अजनबी से मिलने अपने घर से निकली थी, जिसने कई बार कॉल कर उसकी सेवाओं के लिए अमेरिकी डॉलर 2500 देने को कहा था। कुछ समय से एम्बर हेरोइन की लत से जूझ रही थी और इसके लिए सेक्स वर्क कर रही थी। कुछ लोगों के अनुसार जिससे वह उस दिन मिलने जा रही थी, वह पहले भी उसके घर आ चुका था। उन्होंने उसे 6 फीट 4 से 6 फीट 6 इंच लंबे बड़े गोरे पुरुष के रूप में बताया,
जो बड़े अंडाकार चश्मे पहनता था। एक गवाह ने कहा वह दैत्य जैसा था। रिपोर्ट के मुताबिक वह उस वक्त पहली पीढ़ी की शेवरले एवलान चला रहा था। एम्बर के परिवार को विश्वास था कि 27 वर्षीय एम्बर गुमशुदगी के समय पुनर्वास केंद्र में थी और जब वह संपर्क में नहीं रही तो उन्होंने तुरंत उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उसकी नशे की आदत के कारण है। हालांकि मेलिसा बार्थेलेमी और मेघन वाटरमैन की गुमशुदगी के बीच एक और पीड़िता थी, जिसकी घटना ने न्यूयॉर्क की असुरक्षित युवा महिलाओं की मौतों और गुमशुदगी की व्यापक जांच शुरू करवाई। 1 मई 2010 को शैन गिलबर्ट, जो जर्सी सिटी की एक सेक्स वर्कर थी, ओक बीच, लॉन्ग आइलैंड में अपने एक क्लाइंट जोसेफ ब्रेवर के घर गई, जो गिलगो बीच से लगभग 7 मील दूर था। इस यात्रा में शैनन के साथ माइकल पैक था, जिसने उसे वहां पहुंचाया। यह सब सुबह जल्दी हुआ। ब्रेवर पैक के पास आया और बोला, युवती अजीब बर्ताव कर रही है और घर छोड़ने को तैयार नहीं। कुछ ही पलों बाद शैनन खुद घबराई हुई हालत में घर से भाग गई और फिर उसने पास के पड़ोसियों से मदद लेने की कोशिश की। सुबह 4:51 बजे उसने पुलिस को फोन कर कहा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और एक अज्ञात शक्ति उसे मारने की कोशिश कर रही है। पैक बाद में शैनन के पीछे गया और उसे वापस कार में लाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी इतनी डरी और घबराई हुई थी कि वह उसकी पकड़ से भाग गई और रात में गायब हो गई। पैक बिना उसके घर चला गया। थोड़ी देर बाद जब पड़ोसियों ने हंगामे की सूचना दी तो पुलिस ब्रेवर की संपत्ति पर पहुंच गई। शैनन और पैक दोनों जा चुके थे। पुलिस ने मान लिया कि शैनन पैक के साथ घर गई और उसकी तलाश नहीं की। शैनन के बॉयफ्रेंड ने उसके परिवार को बताया कि वह वापस नहीं आई है। तब जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद परिवार खुद उसे खोजने ओक बीच गया, जो घर से 140 मील दूर था। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय पुलिस पर उसकी गुमशुदगी की जांच का दबाव डाला। पुलिस ने तलाश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। 11 दिसंबर 2010 को दूसरी बार तलाशी अभियान चलाए जाने तक सफोक काउंटी पुलिस विभाग को मेलिसा बार्थेलेमी का शव नहीं मिला था। इलाके की ओर गहराई से तलाशी लेने पर उन्हें जल्द ही मॉरिन ब्रेनर्ड बार्न्स, मेगन वाटरमैन और एम्बर कोस्टेलो के शव भी मिल गए। बाद में गिलगो बीच 4 नाम से पहचाने गए। वे करीब 150 मीटर दूर दूर मिले थे। अगले 1 साल में जांचकर्ताओं ने इलाके की और भी जांच पड़ताल की। इससे उन्हें जेसिका टेलर और वैलेरी मैक के और अवशेष मिलने में मदद मिली। उन्हें एक और संभावित पीड़िता का शव मिला, जिसे एशियन डो कहा गया। एशियन डो आज तक अज्ञात है। पीड़ित को एशियाई मूल का जैविक पुरुष बताया गया है, लेकिन वह महिला के कपड़ों में था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह एक ट्रांस महिला हो सकती थी। उनकी मौत कुंद बल आघात से हुई थी और मृत्यु 2001-2006 के बीच मानी जाती है। अधिकारियों का अनुमान है कि एशियन डो एक सेक्स वर्कर थी, जिसकी हत्या तब हुई जब पता चला कि वह सिजेंडर महिला नहीं थी। तब से इस मामले में बहुत कम सुराग मिले। वैलेरी मैक के शव से 100 मीटर दूर जांचकर्ताओं को तातियाना मरे डाइक्स का शव और खोज में करेन वर्गाटा का सिर भी मिला। इस बीच शैनन गिलबर्ट 19 महीनों से लापता है। 13 दिसंबर 2011 को आखिरकार वह मिल गया। अधिकारियों को सबसे पहले एक जोड़ी जीन्स और जूते मिले, फिर एक पर्स मिला जिसमें शैनन का पहचान पत्र था। ये सामान ओक बीच के पास दलदली इलाके से निकाले गए थे। उसका शव 1 हफ्ते बाद करीब 1/4 मील दूर पीठ के बल मिला। शैनन की मौत का कारण विवादित है। मेडिकल एग्जामिनर्स ने इसे दुर्घटना बताया और पुलिस के अनुसार नशे में घबराकर वह रास्ता भटक गई थी और दलदल में डूब गई। लेकिन शैनन के परिवार का मानना था कि उसकी हत्या की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि उसके कपड़े उसकी लाश से काफी दूर मिले थे। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने अवशेषों की जांच के बाद बताया
कि उसकी हाइयोइड हड्डी को नुकसान पहुंचा था। इससे आशंका हुई कि उसकी गला दबाकर हत्या हुई थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह अजीब था कि वह पीठ के बल पाई गई थी, क्योंकि डूबने वाले पीड़ितों में ऐसा कम ही होता है। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अनिर्धारित बताया गया है। गिलगो बीच सीरियल हत्याओं और पीड़िताओं के मामले में सालों तक बहुत कम प्रगति हुई, लेकिन 2020 में कुछ छोटे मोटे विकास हुए, जिनमें से पहला 16 जनवरी को हुआ था। सफोक काउंटी पुलिस ने गिलगो बीच के पास ओशन पार्कवे से मिली बेल्ट की तस्वीरें जारी की। उस पर HM या WH अक्षर बेल्ट की दिशा के अनुसार काले चमड़े में उकेरे हुए थे। जांचकर्ताओं ने माना कि बेल्ट अपराधी ने छुई थी और वह किसी पीड़ित की नहीं थी। हालांकि तस्वीरें जारी की गई थीं, लेकिन बेल्ट के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की गई, क्योंकि अधिकारी इसके मामले से जुड़े महत्व को गुप्त रखना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की ताकि वे जनता से जानकारी साझा कर सकें और सुझाव पा सकें। यह वेबसाइट अब उपलब्ध नहीं है। उसी साल जेन डो नंबर 6 की पहचान वेलरी मैक के रूप में हुई थी। न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को शैनन गिलबर्ट्स की 911 कॉल रिकॉर्डिंग जारी करने का आदेश दिया, जबकि जांचकर्ताओं ने इसे 10 साल निजी रखने को कहा था। यह रिकॉर्डिंग 2022 में जारी हुई। 2023 में जेन डो नंबर 7 की पहचान करेन वर्गाटा के रूप में हुई थी। रेक्स होयरमैन के सामने सिर्फ एक ही संदिग्ध सार्वजनिक रूप से जाना जाता था। वह हत्यारा जॉन बिट्रोल्फ था। सफोक काउंटी अभियोजक ने सितंबर 2017 में कहा था कि बिट्रोल्फ, जिसे 2 सेक्स वर्करों की हत्या में दोषी ठहराया गया, सैंड्रा कोस्टिला की मौत का संदिग्ध था। सैंड्रा गिलगो बीच किलर की पहली शिकार थी, जिनकी 1993 में हत्या हुई थी। बिट्रोल्फ के बारे में ऑनलाइन कम जानकारी है। 2017 में उन्हें 1993 और 1994 में 2 सेक्स वर्करों की हत्या का दोषी पाया गया। रीटा टेंग्रेडी 2 नवंबर 1993 को और कोलिन मैकनामी के अवशेष 30 जनवरी 1994 को सफोक काउंटी, न्यूयॉर्क में मिले थे। कोलिन को पीटकर गला घोंट दिया गया और विलियम फ्लॉयड पार्कवे के पास जंगल में नग्न छोड़ा गया। 2014 में बिट्रोल्फ को तब गिरफ्तार किया गया जब उसका DNA दोनों शवों पर मिला और उसे 50 साल की सजा हुई। वह अभी न्यूयॉर्क के क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी में बंद है। उसकी सजा के बाद से कुछ कानून प्रवर्तन और एजेंसी सदस्यों को शक है कि बिट्रोल्फ ही गिलगो बीच का हत्यारा है। वह कई हत्याओं के वक्त मैनाविल में रहता था। उसका घर जेसिका टेलर और वेलेरी मैक के शव मिलने की जगह से मात्र 3 मील दूर था। दिलचस्प है कि रीटा टेंग्रेडी मेलिसा बार्थेलेमी की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो एक और संभावित कड़ी थी। हालांकि 2024 तक बिट्रोल्फ को गिलगो बीच किलर केस से बाहर कर दिया गया है। तीस साल तक गिलगो बीच किलर की पहचान रहस्य रही। 2020 के दशक में यह केस लगभग ठहरा हुआ लग रहा था। जांचकर्ता पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे थे ताकि छूटे सिरों को जोड़कर जल्द घोषणा कर सकें, जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे। एक संदिग्ध हिरासत में था और उस पर गिलगो बीच की 3 पीड़िताओं मेलिसा बार्थोलोम्यू, मेघन वाटरमैन और एम्बर कोस्टेलो की हत्या का आरोप लगाया गया था। यह भी बताया गया कि वह मॉरिन ब्रेनार्ड बार्न्स की हत्या का मुख्य संदिग्ध था। 59 वर्षीय संदिग्ध रेक्स होयरमैन को 13 जुलाई 2023 को मैनहट्टन कार्यालय के बाहर गिरफ्तार किया गया। होयरमैन 2 बच्चों का पिता था, जिसका जन्म और पालन पोषण लॉन्ग आइलैंड में हुआ और 1987 से मैनहट्टन में काम कर रहा था। गिरफ्तारी के समय वह RH कंसल्टेंट्स एंड एसोसिएट्स नामक एक आर्किटेक्चर फर्म का अध्यक्ष था। उसकी वयस्क बेटी भी उसी कंपनी में काम कर रही थी। पुलिस का ध्यान होयरमैन पर आने में कुछ समय लगा, क्योंकि उसे 2022 में ही
एक संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था। जांचकर्ताओं ने 2010 में पहली पीढ़ी की शेवरले एवलांच रखने वालों की सूची बनाई, जब एम्बर कॉस्टेलो लापता हुई थी। उन्होंने देखा कि वाहन के मालिक और होयरमैन का हुलिया एम्बर के रूममेट्स द्वारा बताए गए लंबे राक्षस जैसे व्यक्ति से मेल खाता था। अधिकारियों ने कई बर्नर फोन को होयरमैन और उन जगहों से जोड़ने में सफलता पाई जहां कई पीड़ित लापता हुए थे, और यह भी पता चला कि होयरमैन की इंटरनेट खोजें नियमित रूप से सैडिस्टिक सामग्री, बाल अश्लीलता, पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों की तस्वीरों के लिए होती थी। होयरमैन के पास कई ऑनलाइन अकाउंट थे जो उसने फर्जी नामों से बनाए थे, जिनका इस्तेमाल वह अवैध गतिविधियों के लिए करता था, जिसमें सेक्स वर्कर से संपर्क करना भी शामिल था। उसने पूछा कि लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर की कॉल्स को कानून प्रवर्तन ट्रेस क्यों नहीं कर सकता। लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, और नई फोन तकनीक इस केस को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। अधिकारियों ने यह भी देखा कि होयमैन के दफ्तर मैनहट्टन में थे, जहां से पीड़ितों को जानने वालों को कई चिढ़ाने वाले फोन कॉल किए गए थे। इसके अलावा तलाशी वारंट जारी होने के बाद होयमैन के घर से सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स और लगभग 300 बंदूकें जब्त की गई, और उसके कंप्यूटर पर अपराधों का खाका मिला। एक और दस्तावेज जिसमें समस्याएं, सामान, पूर्व तैयारी और घटना के बाद जैसी विस्तृत श्रेणियां शामिल थी, भी बरामद किया गया। उस दस्तावेज में डीएनए, टायर के निशान और खून के धब्बों का उल्लेख था, और उसमें पिछले हत्याओं से सीखे गए सबक और उसने जिन हत्या के तरीकों पर शोध किया था उन्हें भी उजागर किया गया था। हालांकि इन सब में सबसे बड़ा और निर्णायक सबूत था, वह था डीएनए, जो कई पीड़ितों से बरामद किया गया था। उदाहरण के लिए, मॉरिन ब्रेनार्ड बार्न्स को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई एक बेल्ट पर डीएनए मिला था, जो होयरमैन की पत्नी से मेल खाता था। जनवरी 2024 में उन्हें मॉरिन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसी दिसंबर 1993 में सैंड्रा कोस्टेलो की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जब बॉडी पर मिले बालों का डीएनए होयरमैन से मिला। इसके अलावा मेघन वाटरमैन की लाश को ढकने के लिए इस्तेमाल किए गए बोरे पर भी उसके बाल मिले। उसकी पत्नी के बाल 2 अन्य पीड़ितों पर मिले, लेकिन यह ज्ञात था कि हत्याओं के समय वह राज्य से बाहर थी। मेलिसा बार्थेलेमी की हत्या के वक्त वह आइसलैंड में थी, और मेघन वाटरमैन के लापता होने पर मैरीलैंड में थी। जब एम्बर कोस्टेलो गायब हुई थी, तब वह न्यू जर्सी में थी। अभियोजकों का मानना है कि उसकी पत्नी के बाल होयमैन तक सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि वे एक ही घर में रहते थे। होयमैन गिरफ्तारी के वक्त मासापेकुआ पार्क में था, जो गिलगो बीच से 20 मिनट दूर है। पड़ोसियों ने बताया कि वह शांत स्वभाव का था और उसका परिवार पड़ोस में कोई छाप नहीं छोड़ता था। एक ने बताया, असल में हम यहाँ 22 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं हुआ और हमने उनसे 2 शब्द भी नहीं बोले। पड़ोसी बेरी ओसलैंडर ने इंडिपेंडेंट को बताया, अधिकतर लोग उनके दरवाजे पर नहीं जाते। हैलोवीन पर बच्चों को उनसे दूर रहने को कहा जाता है क्योंकि वे अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि होयमैन परिवार का घर जर्जर था और हमेशा अंधेरे में रहता था। यह वही संपत्ति है जिसमें वह बड़े हुए हैं, यानी उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी इलाके में बिताया है। 59 वर्षीय मॉरिन होलपेट, जो होयमैन के साथ बर्न हाई स्कूल में पढ़ती थीं, ने याद किया कि वह एक शर्मीला किशोर था जो उसके लॉकर में प्रेम पत्र छोड़ता था। उन्हें याद है कि उनकी बातचीत सुखद और शिष्ट थी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उसके साथ अच्छी और दोस्ताना थी। लोग उसे चिढ़ाते थे और पढ़ाकू या अजीब मानते थे। वह बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे, तो मैं अच्छा व्यवहार करता था और कहता था, अरे रेक्स, कैसे हो? उसने यह भी जोड़ा कि जो प्रेम पत्र उसे मिले थे उन पर नाम नहीं लिखा था, लेकिन एक बार उसने उसे अपना एक पत्र उसके लॉकर में डालते हुए देख लिया था। वे कभी जोड़ी नहीं बने। उसने साफ कहा था कि उसे दिलचस्पी नहीं थी। जहां तक होयमैन के परिवार की बात है, उसकी गिरफ्तारी की खबर एक झटका बनकर आई। अजा एलरब 18 साल की थी जब उनकी मुलाकात होयमैन से हुई। उन्होंने याद किया कि वह उस आदमी से तुरंत ही गहराई से प्यार करने लगी थी। अजा ने किसी और से शादी कर ली और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन दोनों संपर्क में बने रहे। अज्जा की शादी टूटने पर होयमैन ने उनकी वकील फीस चुकाई।
फिर अप्रैल 1996 में दोनों ने शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई, विक्टोरिया, और वे 4 लोगों के परिवार के रूप में मासा पेकुआ पार्क में रहने लगे। विक्टोरिया ने याद किया कि उनके पिता एक खुली किताब थे। उन्होंने बताया कि वे कभी-कभी गुस्सा या निराश होते थे और एक बार सिंक में प्लेट फेंकी थी, लेकिन वह सोच भी नहीं सकती थी कि वे इतना बड़ा राज इतने समय तक छुपा सकते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा पता नहीं होता था कि उनके पिता कहां हैं। उन्होंने 2 पारिवारिक छुट्टियां मिस की थीं, एक 2007 और दूसरी 2009 में, जो गिलगो बीच हत्याओं के समय के करीब थीं। पिछले कुछ वर्षों से विक्टोरिया को हत्या के आरोपों के बारे में क्या सोचना है, इसको लेकर वह असमंजस में रही हैं। स्वाभाविक है कि वह मानती हैं कि उनके पालक निर्दोष हैं, खासकर इन अपराधों की भयानकता देखते हुए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री द गिलगो बीच किलर हाउस ऑफ सीक्रेट्स के निर्माताओं को उन्होंने अब लगता है कि उनके पिता ही गिलगो बीच किलर हैं बताया। जब उन्हें मामले के तथ्य बताए गए तो अजा एलरप अब भी इस विचार से जूझ रही है कि होयमैन दोषी हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें मेरा हीरो कहा है, यह बताते हुए कि वे तब मिले थे जब उनके साथ एक सहपाठी ने यौन शोषण किया था और उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि वह हर मुश्किल वक्त में उनके साथ थे और जब उन्हें कई बीमारियां हुईं और हाल के वर्षों में डबल मास्टेक्टोमी करानी पड़ी, तब भी वह उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने तलाक लिया और 2025 में समझौता हो गया। एलारूप ने कहा कि उन्होंने आर्थिक वजहों और परिवार की संपत्ति बचाने के लिए यह किया। वह अब भी होयमैन को पति कहती है। उन्होंने हाल ही में साउथ कैरोलिना जाने की प्रक्रिया शुरू की है और न्यूयॉर्क में होने वाले मुकदमे में शामिल होने की योजना बनाई है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वह निष्कर्ष से पहले सबूत देखना चाहेंगी और पूछा, आप जानना चाहते हैं मैं कैसा महसूस करती हूं? वे बार बार बातें निकालकर अपनी कहानी के अनुमान लगा रहे हैं। मैं रेक्स को तब से जानता हूं जब मैं 18 साल का था। मुझे पता है कि वह कमरा जहां अभियोजकों का कहना है कि होयमन ने अपनी कुछ पीड़ितों की हत्या की थी, असल में किस लिए इस्तेमाल होता था और उनके मजाकिया आरोप क्या हैं। अब हॉयरमैन पर वैलेरी मैक, जेसिका टेलर, सांड्रा कोस्टियर, ओरिने ब्रेनर्ड बार्न्स, मेलिसा बार्थेलेमी, मेगन वाटरमैन और एम्बर कॉस्टेलो की हत्याओं का आरोप है। उसने सभी आरोपों से इनकार किया और हमेशा अपनी बेगुनाही बताई। अप्रैल 2025 तक हॉयरमैन का मामला पूर्व ट्रायल में है और वकील डीएनए सबूत को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए सबूत, जो अधिकतर पीड़ितों के बाल हैं, 2 बच्चों के पिता से जुड़े थे। कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज 30 ने रिपोर्ट किया कि न्यूक्लियर डीएनए टेस्टिंग का पहली बार न्यूयॉर्क की अदालत में इस्तेमाल हुआ। अब इस विधि से कम गुणवत्ता वाला, बिना जड़ वाला बाल भी संदिग्ध से मिल सकता है अगर डीएनए के कई छोटे स्थान मेल खाते हैं। ऐसी जांच का अक्सर अवशेषों की पहचान करने और बीमारियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होयमैन के वकीलों ने इसे बेहद दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण तरीका बताया है। उन्होंने कई मुकदमों में मामला बांटने की मांग की। जज ने दोनों संभावनाओं पर सुनवाई कराने को मंजूरी दी, लेकिन इस स्क्रिप्ट लिखे जाने तक परिणाम अज्ञात है। अधिकारी होयमैन जांच कर रहे हैं कि उनसे जुड़े और पीड़ित हैं या नहीं। मुकदमे के दौरान होयमैन रिवरहेड करेक्शनल फैसिलिटी, सफोक काउंटी, न्यूयॉर्क में है। वह अधिकतर समय आम कैदियों से अलग रहता है। उसके कथित अपराधों की प्रकृति के कारण उसके मुकदमे की तारीख अभी तय नहीं हुई है।